सत श्री अकाल केम कॉलेज होप सबके आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे द बैक बेंचर्स पे। होप करता हूँ कि आपको इस जो हमारी सीरीज चल रही है ईवीएस की आपको पसंद आ रही होगी काफ़ी, और काफ़ी हर दिन आप जागरूक हो रहे होंगे अपने इन्वायरमेंट को लेकर, और कहीं ना कहीं आपको आपकी जो माइंड है वो डेवलप हो रहा होगा, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से रिलेटेड ही है, क्योंकि इसलिए ईवीएस की मैंने जो ये सीरीज स्टार्ट किया। ओके, सो अभी तक हमने देखा कि हमने 6 चैप्टर पढ़ लिए हैं, और इसी के साथ आज हम अपने 7 चैप्टर की ओर बढ़ते हुए टाइम वेस्ट न करते हुए बिल्कुल अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो पिछले वाले चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा है? बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, सब कुछ बायोडाइवर्सिटी का यूज़ क्या है, उसका वैल्यूज़ क्या है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट पढ़े हमने, इसके बाद लेवल्स और जोन्स पढ़े। ओके, सो ये इसमें क्या है, इसमें जो हर एक चैप्टर इंटरलिंक होता है। सो आई होप कि आपने अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो। ओके, इतना ही कहना चाहूँगा। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, सो एज पहले जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। सो इसमें सबसे फर्स्ट है हम ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद एनर्जी एज अ रिसोर्स पढ़ेंगे कि एनर्जी एज अ रिसोर्स किस टाइप पे हम यूज़ कर सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं। ओके, उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ एनर्जी वेस्ट, मतलब जो अर्थ है, अर्थ की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, जो एनर्जी है किस किस प्रकार की एनर्जी अर्थ में पाई जाती है और कितनी उसकी कैपेसिटी टू होल्ड दैट एनर्जी, राइट। उसके बाद एनर्जी डिमांड ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ती ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण किस तरह जो ह्यूमन है उसकी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, और उसको कौन कौन से जो डिमांड्स हैं उसकी, या फिर जो क्या क्या उसकी जो रिसोर्सेज के लिए उसको उसकी क्या क्या डिमांड बढ़ गई है। ऑब्वियसली अब इंसान बढ़ेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। ओके, सो पढ़ेंगे कि क्या क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर एनर्जी नीड्स एंड कंजर्वेशन। मैंने आपको पहले जैसे हमने चैप्टर पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने पहले पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी होती है कि आज के प्रेजेंट के रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना कि हमारे फ्यूचर की जनरेशन में भी, फ्यूचर जनरेशन को भी काम आए। ओके, जो उनको इतने अच्छे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फ्यूचर जनरेशन की क्या नीड्स और उनके लिए क्या कंजर्वेशन करनी है, वो हम पढ़ेंगे लास्ट में। ओके, सेल्फ प्रोफाइल में। सो टाइम ओके, सो इसके सबसे फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। सो क्या बोला जा रहा है इंट्रोडक्शन में हमको? मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ are characterized by the intensive use of energy. Can you think of a day in your life without electricity or other sources of energy such as fuel or cooking and transport? And think all these that you use are driven by the energy. Energy is required to produce food and goods and reach them to you. You will agree that energy has been a crucial factor in the current model of development. There is close relationship between energy consumption and economic growth, as measured in the terms of growth and gross domestic product in any country. It is argued that the cost and availability of energy are two major factors in promoting economic growth and society in the country. अच्छा, so इसमें ये बताया गया कि जो आज के टाइम का जो मॉडर्न जो वर्ल्ड है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आता जा रहा है, तो इसमें एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा नीड है, बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। एक मतलब एनर्जी कैसे एक पार्ट होगी जिसके बिना लाइफ ही ऐसी स्टक हो जाती है। ऐसा लगता है कि अच्छा, आप क्या इमेजिन कर सकते हो एक दिन ऐसा कि जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, बिजली नहीं आई हो, या फिर आपके कुछ ऑब्वियसली आपके घर की में हर एक काम रुक जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो आपके घर में जब लाइक टीवी वो चमल बनना बजेगी, जो मशीन्स काम करती हैं, राइट, जो हीटर गीज़र काम करते हैं, जो प्यूरीफायर काम करते हैं, राइट, वो सारे काम करना बंद हो जाएंगे, और भी जो बड़े फ्रिज बंद हो जाएंगे, ठीक है, और भी जो बड़े काम होंगे इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसपोर्ट के काम, वो अगर बंद हो गए तो सोचो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी। सो बट कुछ इलाके में जहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ जहाँ पे आज तक ये सुविधा नहीं है, सो कहीं ना कहीं वो नीचे डिपेंड है, उनको एक्सक्लूडिंग उनको छोड़ के जो ट्राइबल्स लेवल होते हैं, बाकी पूरा होल इंडिया है वो आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, एनर्जी पे डिपेंड है, और उसके बिना उसकी लाइफ मतलब ऐसे बड़ी बुरी ज़्यादा वो हो जाएगी। और मतलब इसकी वजह से हमको अब ये होगा कि जो ये पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड हो गई है, ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो एनर्जी पर डिपेंड हो गई है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ऐसा एनर्जी रिसोर्स पर डिपेंड हो गई है, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होगी। ओके, सो इसमें ये बताया गया है। सो अब जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस ली गई है, सो किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए दो फैक्टर माने गए हैं, कॉस्ट और अवेलेबिलिटी। किसी चीज़ की कितनी कॉस्ट है, किसी एनर्जी की कितनी कॉस्ट और उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, ये दो फैक्टर माने गए हैं किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। ओके, however the energy intensive industrial economy have expanded their adverse impact on the environment has grown. This aspect has come under close scrutiny in the past few decades, and an understanding of role of energy in economic development will help us develop models of eco-friendly energy usage. Therefore, we began our discussion on the energy as resources in understanding. अच्छा, so यहाँ पर ये बताया गया कि कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है इन्वायरमेंट पे। जो एनर्जी है, एनर्जी जो है, सो जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज है वो कहीं ना कहीं उनका जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंट पे जो पड़ रहा है और पड़ता ही जा रहा है। ओके, और अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे अर्थ है जो उसका जो रिलेशन है एनर्जी डिमांड के साथ कैसे देखा जा रहा है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के साथ। देखिए, ऑब्वियसली दोस्तों हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनर्जी एज अ रिसोर्स। द डिमांड फॉर एनर्जी doubles every 14 years, and is taken as one of the indicator of development of a country. India, with 16% of world's population, consumes roughly 3% of total energy produced in the world, in comparison to the USA, which has 6.2% of world's population and utilizes 30% of energy produced. अच्छा, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया कि जो इंडिया है वर्ल्ड लेवल पे, जो इंडिया है उसकी जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो है 16% वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे दुनिया में। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो उसमें जो अगर पूरे वर्ल्ड है ना, पूरे वर्ल्ड की अगर 100% पॉपुलेशन मानते हैं, ऐसे जब भी कोई आप परसेंटेज निकालते हो तो 100 को अप्रॉक्सीमेटली जाते हैं, तो 100% अगर पॉपुलेशन है उसमें 100 में से 16% जो है वो खाली इंडिया की है। और इंडिया जो रफली में अगर आप अप्रॉक्सीमेटली तो इंडिया एनर्जी कितना कंज्यूम करता है? 3%।
जबकि जो कि एक अच्छी बात है, डेवलपमेंट की बात है, ऑब्वियसली इतनी बड़ी पॉपुलेशन में भी इतने ज़्यादा वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इसी के कंपेयर में यूएसए की, सो यूएसए में यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है? 6.25, ठीक है। सो कम से कम इंडिया से 10% कम है, 6.25% पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, लेकिन एनर्जी कितनी कंजम्पशन कर रहा है? 30%। सो इतने परसेंट लोग से भी इतनी ज़्यादा एनर्जी कर रहा है, क्योंकि इसका रीजन ये भी होता है, जो यूएसए बड़ी ज़्यादा डेवलप कंट्री है, इसलिए उसकी हर एक चीज़ में ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, डेवलप होती है, इलेक्ट्रिसिटी उधर बड़ी ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए भी ये भी रीजन हो सकता है। अच्छा, और ये बताया गया कि हर 14 साल के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है उसकी डिमांड डबल हो जाती है। फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो being depleted at the alarming rate due to the indiscriminate felling of trees. Due to indiscriminate felling of trees, it has become therefore necessary to think an alternative non-conventional source of energy. ठीक है, सो जो फॉरेस्ट ट्रीज वगैरह हैं वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। सो हमको ऑब्वियसली अगर मैंने आपको जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अल्टरनेटिव सोर्स क्या होते हैं, या फिर मैंने पता सब्स्टिट्यूट क्या होता है। एक चीज़ के जब यूज़ हो रहा है, लेकिन जब वो इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्तर पे हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कोशिश करती है उसके जैसे ही कुछ ऐसी चीज़ निकालने की, ताकि उस चीज़ की बचत हो सके। जैसे हमने पढ़ा था, जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, तो उन्होंने प्लास्टिक के वो चीज़ बनाना स्टार्ट कर दिए थे अभी तक डेवलपमेंट, सो ताकि उससे जो ट्रीज है वो बच सके, ठीक है, जो पेपर है बच सके। सो वैसे ही यहाँ पर बताया गया कि जो ट्रीज है वो उनकी जो कंटिन्यूस इंडिस्क्रिमिनेट डाउनफॉलिंग है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ता जा रहा है। ओके, सो हमको ट्रीज के अलावा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ढूंढना पड़ेगा एक ऐसे अपने सोल्यूशन के लिए। एनर्जी नीड्स इन इंडिया आर मेंट बाई हार्नेस ऑफ टू कैटेगरी ऑफ एनर्जी सोर्सेज एज अ। अच्छा, इंडिया में जो है वो एनर्जी सोर्सेज है जो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, कौन कौन से कैटेगरी है? नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल, ठीक है। सो इंडिया में एनर्जी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, बेसिकली सिंपल है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ओके, सो नॉन कन्वेंशनल में कौन कौन सी आती है? ये आती है नॉन कन्वेंशनल बायोमास एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी आती है, फ्यूल एनर्जी आती है, जियोथर्मल एनर्जी आती है, को जनरेशन एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है, ठीक है। इनको समझने के अभी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, अब से हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी आती है। ओके, उसके बाद कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कौन सी आती है? ऑयल आता है, ठीक है, नेचुरल गैस आती है, कोल आता है, हाइड्रो पावर आता है, एटॉमिक एनर्जी आती है। सो ये एक टेबल है आपको बनाना है, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पढ़ते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। सो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का सब हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, बायोमास एनर्जी। देखते हैं क्या बायोमास एनर्जी क्या है। दिस इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट रिसोर्सेज, एनिमल वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। देखो ये शब्द अपने रखना है, या वेस्ट। Okay, it is also derived from the byproduct of timber industry, agriculture, crop, raw material from the forest, major part of household waste and wood. Biomass is an important source of energy and the most important fuel worldwide after coal, oil and natural gas. कोल, ऑयल और नेचुरल गैस के बाद वर्ल्ड पे बायोमास एनर्जी आती है सबसे ज़्यादा। अच्छा, बायोमास एनर्जी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का वेस्ट, लाइक अगर जब पेड़ की बात करें तो पेड़ में जब पत्ते हैं वो गिर जाते नीचे, राइट। सो लेकिन वो तो कहीं ना कहीं वेस्ट हो गया ना, लेकिन वो वेस्ट नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं उनके जो मैन्योर बन जाता है, मतलब उनका भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है जब वो डेड हो जाता है, खत्म। जैसे हम अगर पेड़ है, जंगल में पेड़ है, वो पकड़ के गिर गया नीचे, बट उसको जो कीड़े हैं वो खा खा के बिल्कुल इतना मतलब खत्म कर देते हैं कि मतलब वो मिट्टी में मिल जाए बाद में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बाद में मिट्टी में मिलकर लाखों करोड़ों साल के बाद वो कोल और पेट्रोलियम में वही होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके, उसके बाद हमारा हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, जब हम घर से में जब कोई प्लास्टिक वगैरह या फिर जब हम कोई बाजार से शॉपिंग वगैरह करते हैं, फ्रूट्स वगैरह लाते हैं, तो उनको उनकी जो उनको फेंक देते हैं। जैसे अगर बात करो अगर आपने केला लाया, तो अगर आप देखो तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो जिनके अगर घरों में अगर आंगन वगैरह तो वहाँ पर फेंकते हैं, या जब घरों में सब्जियाँ लाते हैं वो खराब हो जाती हैं, तो उनको अपने जो कहीं पर हमने पेड़ वगैरह लगाए तो वहाँ पर फेंकते हैं, ताकि वो मिट्टी में मिल जाए और कहीं ना कहीं उनका मैन्योर बन जाए और उनका भी यूज़ हो। सो मतलब किसी जब इन चीज़ का जो एनर्जी है वो उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है फर्टिलाइजर में या फिर मतलब ग्रोथ में प्लांट की, सो उसको बायोमास एनर्जी बोलते हैं। बायोमास डज नॉट add net carbon dioxide to the atmosphere as it absorbs the same amount of carbon in growing as released when consumed as fuel. Its advantage is that it can use to generate electricity within the same equipment or power plant and are not burning fossil fuels. अच्छा, बायोमास एनर्जी की सबसे बड़ी बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, हालांकि वो सेम लेवल पे एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, और इसकी ये भी बड़ी बात है कि ये इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी उसको भी जनरेट करने में बड़ा ज़्यादा योगदान देता है, ठीक है, जो कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स के लिए यूज़ करते हैं, वही जो है बायोमास के लिए भी यूज़ कर सकते हो ताकि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो सके। ओके, सो बायोमास की इंपॉर्टेंस आप यहीं से देख सकते हो कि बायोमास यूज इन इंडिया अकाउंट अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल फ्यूल यूज इन इंडिया, ठीक है। ओवर 90% ऑफ रूरल हाउस होल्ड एंड अबाउट 15% ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड आर यूज बायोमास फ्यूल, जैसे कि वुड, काउडंग, केक्स, क्रॉप्स, रेजिडुअल एंड सॉडस्ट। द इनएफिशिएंट बर्निंग ऑफ सच फ्यूल्स इन ट्रेडिशनल चूल्हा इज causing serious problem of indoor air pollution and consequent health hazards. Moreover, unsustainable level of consumption of fuel would lead to देख सकते हो जो बायोमास है ना वो कहीं ना कहीं जो 1/3 है, मतलब आप अगर देख सकते हो 1/3 लेवल पे यूज़ किया जा रहा है। देखो मतलब कितने एक्सट्रीम लेवल पे ये यूज़ किया जा रहा है। ऑब्वियसली ओवर 90% ऑफ रूरल हाउस होल्ड एंड 15% ऑफ अर्बन। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं गांव के, तो ऑब्वियसली जो गांव के लोग होते हैं कहीं ना कहीं बायोमास पे ही डिपेंड होते हैं, जो नेचर पे ही डिपेंड होते हैं। सो गाँव के कितने 90% जो है वो जो गाँव का जो 90% काम है, जो गाँव के जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है वो 90% है बायोमास एनर्जी पर डिपेंड है। बट इसी के कंपेरिजन में आप शहर के लोग भी 15% जो है वो बायोमास पे डिपेंड है। सो आप देख सकते हो कि कितने लेवल की जो बायोमास है वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर यूज़ हो रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाद में इसके जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं वो हमको काफ़ी भुगतने पड़ सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप वुड यूज़ करते हो, जैसे लकड़ी जो मैंने आपको पहले बताया वो बायोमास का होता है, ठीक है। क्रॉप रेजिडुअल सॉल्ट, द एफिशिएंट बर्निंग ऑफ सच फ्यूल इन ट्रेडिशनल कॉजिंग सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंट हेल्थ हैजर्ड्स। ऑब्वियसली जब बायोमास की अगर आप बात करो, जैसे जब लकड़ी वगैरह जलाते हैं हम, तो चूल्हे में अगर आप देखोगे तो जब आग बुझ जाती है तो फूंक मार के उसको जलाया जाता है, तो फूंक मारते तो उस टाइम में बड़ा धुआं उड़ता है, राइट।
जो कि इंटीरियर ऑब्वियसली घर के अंदर पूरा धुआं धुआं जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सारे खांसी करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली जो हमारा इम्प्रॉपर वे है, जो अनसस्टेनेबल लेवल है हमारा बायोमास को कंज्यूम करने का, उससे हमको क्या हो जाता है, उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, उससे वैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा है, वुड आप लगातार काट रहे हो अपनी हाउस होल्ड यूज़ के लिए, जैसे कि हमने पहले देखा कि जो रूरल लेवल पे 90% हो रहा है इतना ज़्यादा, और अर्बन लेवल पे भी कहीं ना कहीं हमको 15% देखने को मिलता है। उससे कंटिन्यूसली जो है वो बायोमास जो वुड है, जो जंगल डिफॉरेस्टेशन हो रही है और डेजर्टिफिकेशन हो रही है। डेजर्टिफिकेशन मतलब वहाँ की जो जमीन है, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं और वहाँ की जमीन की जो फर्टिलिटी है, जो मिट्टी है, वो डिग्रेड होती जा रही है और उससे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, सो उसके लिए जो गवर्नमेंट्स है ना, उसने कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम गवर्नमेंट पॉलिसी लाती रहती है। ओके, सो स्कीम्स लाती रहती है। तो उसमें जो गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी बायोमास गैसीफायर, वो क्या होता है देखते हैं। बायोमास गैसीफायर इज अनदर टेक्नोलॉजी इन यूज फॉर एनर्जी जनरेशन। ठीक है, एनर्जी जनरेशन के लिए टेक्निक देखते हैं क्या है। बायोमास गैसीफायर कन्वर्ट सॉलिड बायोमास both woody and powdery materials such as wood, agriculture and agro-industrial waste into gas through thermo केमिकल गैसिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, गैसीफायर कन्वर्ट सॉलिड फ्यूल इनटू मोर कन्वीनियंट टू यूज गैसेस फॉर्म फ्यूल। ठीक है, सो जो बायोमास गैसीफायर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रॉन्ग मतलब सॉलिड, ठीक है, किसी भी सॉलिड बायोमास को, अगर आप लकड़ी की बात करो, लकड़ी की स्ट्रॉन्ग, लकड़ी की वुड का लकड़ी का एक पीस है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये उसको एक पूरे तरह से कन्वर्ट करके गैसियस फॉर्म में बना देता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए आसानी रहेगी, एज वेल एज मदद करेगी एनर्जी को कंज्यूम करने में, एनर्जी को सेव करने में। ठीक है, सो कि बायोमास गैसीफायर ये चीज़ होती है, मतलब सेंट्रल आइडिया आपको ये याद रखना कि बायोमास गैसीफायर में जो बायोमास एनर्जी होती है उसको सॉलिड से गैसियस फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ओके, सो देख सकते हो आप किस तरह से गैसीफायर जो है वो कन्वर्टर है, वो देखो यहाँ से इसको जो सॉलिड बायोमास एनर्जी इसको यहाँ से सीधा गैसेस फॉर्म में निकाल रहा है। इसमें आपको कोई आग जलने की जरूरत नहीं, फूंक मारने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली। आपने सुनारों के पास देखो, जो सुनार होते हैं, जो जब लोहा पिघलाने होता है वाले, तो उसमें मैंने एक दो बार मैंने उनके पास देखा है, उनके पास एक लाइटर टाइप का होता है, राइट, उसमें से सीधा से मारो तो फ्लेम निकलती है। ओके, सो कि जो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बायोमास गैसीफायर बोलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। ऑब्वियसली सोलर एनर्जी क्या ही कहें, हर चीज़ में जो ऑब्वियसली सोलर एनर्जी यूज होती है, इसमें भी हो रही है। इस तरह से कैसे सोलर एनर्जी इज द मोस्ट रेडली अवेलेबल अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली इट इज फ्री एंड इट डज नॉट बिलोंग टू एनी बॉडी, इट इज नॉन पोल्यूटिंग। ऑब्वियसली जो सोलर एनर्जी जब सोलर से हमको सनलाइट मिलती है, ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट है ये नॉन पोल्यूटेड है, इस चीज़ से कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद हमको पता नॉन रिन्यूएबल, सॉरी रिन्यूएबल है ये, ठीक है, रिन्यूएबल है, मतलब एक बार में यूज़ होने के बाद हमको दूसरी बार भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सबसे बड़ी बात है फ्री है, ठीक है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता क्योंकि नेचुरल है। ओके, ये किसी एक पर्सन को बिलोंग नहीं करती है। ओके, सो सोलर एनर्जी भी काफ़ी हेल्प करती है बायोमास के एनर्जी के कंजप्शन में, क्योंकि अगर हम सोलर मास की जो सोलर लाइट है वो डायरेक्टली यूज़ करेंगे, उसको लाइटर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट्स गोना बी फ्रूटफुल। देख सकते हो आप इसमें किस तरह से सोलर एनर्जी को देखो, सोलर से लाइट आ रही है ना, ये क्या है, ये सोलर पैनल्स है, ठीक है, इस पर जब सोलर लाइट्स पड़ती है तो ये चार्ज हो जाता है। अब इसका चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर, ओके, और फिर देखो यहाँ से जो रिएक्शन होके पानी यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो देख सकते हो सोलर एनर्जी को किस तरह से उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर एक बार देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या बताया हुआ है, सोलर रन रेफ्रिजरेटर, मतलब सोलर जो सूर्य से चला, हमको पता है जो हमारे फ्रिज होते हैं घरों में वो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, बट सोलर रन रेफ्रिजरेटर भी आ चुके हैं रूरल लेवल के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें कि आप अपनी सब्जियाँ और फ्रूट्स रखते हो जो कि लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगे। ओके भैया, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा है, द एनर्जी वी गेट टुडे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल इन रियलिटी सन्स एनर्जी ट्रैप्ड इन प्लांट्स मिलियंस ऑफ ईयर अगो। प्लांट्स मेक देयर फूड एंड ग्रो बाय यूजिंग सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। मिलियन ऑफ ईयर अगो huge forests got buried in the earth crust and they got transformed into coal and oil under great pressure and temperature. Therefore coal and oil is called fossil fuels. क्यों जो कोल ऑयल उनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, देखो क्योंकि जो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, जो एक जो यहाँ पर बताया ना, जो हम कोल या पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, जो प्लांट्स हैं वो भी जो है वो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी से बने। सोलर एनर्जी से कैसे बने, क्योंकि जो देखो अभी वो हमको पता है, जो कोई भी जब चीज़ फॉसिल फ्यूल कैसे बनती है, जब लाखों करोड़ों साल जैसे जब कोई भी प्लांट या फिर एनिमल जो है वो डेड हो जाता है, ठीक है, वो जब डिकम्पोज उसको खा के बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं वगैरह, और पूरी तरह से जब मिट्टी में मिल जाता है तो उस पर लेयर्स जमती रहती है सही से सालों तक। उसके बाद वो कन्वर्ट होकर फॉसिल फ्यूल बनता है, राइट, फिर उसको फॉसिल फ्यूल जो ह्यूमन जो है उसको निकाल के उसका कोल या पेट्रोलियम बनता है, ठीक है, ये प्रोसेस है। बट जब हम इस बात करें पर्टिकुलर पेड़ की, जब भी नॉर्मल पेड़ था, उसने क्या किया, इसने सन से रेज ली, सनलाइट ली, ठीक है, सनलाइट से इसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से अपने खाना बनाया और फिर मतलब ग्रो हुआ। तो कहीं ना कहीं जो उसकी प्राइमरी सोर्स कहाँ पर है, जो प्राइमरी सोर्स है वो कौन है, वो सन ही है प्राइमरी सोर्स। क्यों, क्योंकि सन ने अगर इसको अपनी लाइट दी है तो तभी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाया, फिर ग्रो कर पाया। उसके बाद ग्रो करने के बाद हमारा डेड हो गया, उसके बाद मिट्टी में मिलकर, उसके बाद सेडिमेंट पे जुटे उसके बाद फिर जाके कन्वर्ट होता है लाखों करोड़ों साल के बाद फॉसिल फ्यूल में। तो प्राइमरी कहीं ना कहीं इसका जो शुरुआत है वो कहीं से सन से मिली है, ठीक है। सो इसलिए बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे जो हमको एनर्जी मिल रही है फॉसिल फ्यूल से, वो कोल से, वो कहीं ना कहीं जो है रियलिटी में वो सन से ही मिलती है हमको। सो सन इज द वन ऑफ द मोस्ट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। देख सकते हो अब ये सोलर सन रेफ्रिजरेटर है। ओके, ये देख सकते हो आप,
सोलर कुकर किस तरह से काम करता है। देखो हायर चीज़ जो है कहीं न कहीं जो आज के टाइम पे है, क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ते साथ जो हमारा एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता जा रहा है, इसलिए हम एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए नई-नई, जैसे मैंने आपको बताया, अल्टरनेटिव सोर्स ढूँढ रहे हैं। सो कहीं न कहीं हर चीज़ में गवर्नमेंट जो है कुछ न कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ एनर्जी कंज्यूम करने के लिए बढ़ाई देती है। देखो इस तरह से हम देख सकते हैं जो सोलर कुकर यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम ऑब्वियसली बायोमास एनर्जी चाहे लकड़ी ना जलाएँ और ये यूज़ कर सकते हैं। सो देख सकते हो टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी कहीं न कहीं अच्छे हमको इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। कहाँ से देखने को, देखो यहाँ पर सोलर रेडिएशन गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली बाय सोलर फोटोवोल्टिक। देखो ये देखो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट करेंगे, कहीं न कहीं एमसीक्यू में बताया आपको। सोलर की रेडिएशंस को इलेक्ट्रिसिटी में किस प्रोसेस से कन्वर्ट किया जाता है, या किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स में कर दिया जाता है। ठीक है, पैनल इंस्टॉल्ड ऑन द बिल्डिंग और एन ओपन स्पेस, दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ईदर यूज्ड इन इट और कैन बी स्टोर्ड इन द बैटरी और टू बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर पंपिंग, desalination of safety water, powering of remote telecommunication repeater station and railway signal. Solar passive buildings use solar energy in building design and cut down on energy consumption on heating and cooling. This technology is fast gaining acceptance in urban architecture. Okay, so solar radiation जो है उनको obviously convert कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल में by solar photo वोल्टिक पैनल्स। ओके, जो कि आप ओपन स्पेस में भी रख सकते हो, जहाँ पर ओब्वियसली सन की रेज पड़ेंगी, या फिर आप अपने छतों के घर की छतों में भी रख सकते हो, जहाँ पर उस पर सन की रेज पड़ेगी। वो उसे क्या करेगा, सोलर की रेज को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जिसको आप ऑन द वे जैसे वो आ रही है वैसे एज इट इज यूज़ कर सकते हो। एंड सेकंड इज आप उसकी जो सोलर की जो सन की रेज आई हैं उसको स्टोर करके बैटरी में, जो जब जो सन की यहाँ से रेज आ रही है ना, आप उसको एक बैटरी में जब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगा, उसको एक इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट होकर बैटरी में उसकी जो सारी एनर्जी है सन की, उसको स्टोर कर सकते हो। बाद में उसको इस वाली एनर्जी को आप दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक अगर वाटर पंपिंग हो गया, या ओके, या फिर पावरिंग ऑफ रिमोट टेलीकम्युनिकेशन रिपेयर स्टेशन हो गया। ठीक है, या स्ट्रीट लाइटिंग हो गई, गलियों में वैसे जब लाइटें वगैरह लगानी होंगी, ओके, या हीटिंग या कूलिंग के लिए हो गया। ठीक है, सो ये अब उसके पर्पस है, जो कि काफ़ी हद तक लकड़ी का, जब हम उसके अगर आप बात करें जो रूरल लेवल पर, तो जो गाँव के लेवल पर वो क्या होते हैं, लकड़ी के चूल्हे जला के जो आग जला के क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं। ठीक है, सो जो जिससे बट जब हम बात करते हैं सोलर रेडिएशन की और इस टेक्निक आने के बाद से इसमें हमको प्रॉफिट मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, एसपीवी। और क्या है, और है फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल क्या देखते हैं, फ्यूल सेल्स आर इलेक्ट्रो chemical device that convert the chemical energy of a fuel directly and very efficiently into electrical and heat, thus doing away with combustion. A fuel cell consists of an electrolyte sandwiched between two electrodes. The most suitable fuel for such a cell is hydrogen or a mixture of compounds containing hydrogen. Oxygen passes over one electrode and hydrogen over the other, and they react electromagnetically to the generate electricity, water and heat. Okay, so जब यहाँ पर फ्यूल सेल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेज है ना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेज होते हैं, वो केमिकल एनर्जी जो किसी भी फ्यूल है, उस फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है उसको डायरेक्टली और वेरी एफिशिएंटली उसको इलेक्ट्रिकल या हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। समझे, अब समझेंगे। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सब डिवाइसेज हैं वो किसी भी फ्यूल की केमिकल एनर्जी को हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जिससे हमको आग जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो एक फ्यूल सेल होता है वो दो इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है। ठीक है, उसमें जो मोस्ट सूटेबल फ्यूल कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की किस तरह से मिक्सिंग होती है और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अभी हम फिगर में देखते हैं। सो ये बताया हुआ है यहाँ पर फ्यूल सेल का। ठीक है, कि किस तरह से जो कैथोड है और एनोड है, देखो यहाँ से कैथोड है और यहाँ से एनोड यहाँ पर आके मिल रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक, देखो यहाँ से लाइट जल रही है। ठीक है, तो बोलते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ओके, fuel cells are being used in space flights and can be used in electric vehicle to dramatically reduce urban air pollution. Fuel cell powered vehicles have very high energy conversion efficiency. The emissions are significantly lower. CO2 and water vapor are being only emission. Fuel cell powered electric vehicles score over the battery operate one in terms of increased efficiency and easier and faster refueling. Fuel cell system are excellent candidate for small scale decentralized power generation of commercial buildings, hospital and airports in remote local villages. फ्यूल सेल्स जो है वो आप स्पेस फ्लाइट्स हैं या फिर आप व्हीकल पर भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत कम करती है व्हीकल की बैटरी की एफिशिएंसी भी बढ़ाती है, आपको स्पीड देती है, राइट, उस बाकी के कंपेरिजन में। एंड सोने पे सुहागा ये है कि जो फ्यूल एनर्जी है उससे आप रिड्यूस मतलब अर्बन लेवल पे पॉल्यूशन रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि वैसे जो ये CO2 को कम इमिट करेगा, सो जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन कम फैलेगा ओबियसली, और जो कि काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, सो इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स है, और आप इसको पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या हॉस्पिटल या एयरपोर्ट्स या फिर लोकल लेवल पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। ओके, ठीक है, आपसे एनर्जी ऐसे नहीं कि जो सन से ही है या फिर और से भी है, आप एनर्जी वेव और टाइडल एनर्जी से भी ले सकते हो, जैसे वेव्स एंड टाइड्स। ठीक है, लहरें। ठीक है, लहरों से कैसे टाइडल ले सकते हैं देखते हैं अभी। Energy can also be obtained from waves and tides. ठीक है, these waves and tides are another source of energy which is pretty beautiful and can be harnessed for generating electricity, particularly where sea water can move into energy carried by water has also been widely used in India hilly region. Since a wheel with pedals can be made to turn when it is put on a fast flowing stream. Floor mills of small size built on this principle were used in Kashmir for a long time.
In fact, large hydroelectric power stations work on the same principle. Natural or artificial waterfall is made to turn a modern kind of paddle wheel called a turbine, which upon rotation generate electricity. अच्छा आपने देखा होगा कि जब ऊपर से झरना है, झरना होता है, उसको नीचे यहाँ पर ट्रिब्यून होता है, ठीक है, साइकिल की तरह, ठीक है, अब साइकिल की तरह। तो ये जब पानी इस पे गिरेगा तो ये क्या है, घूमेगा, ठीक है, जो ये साइकिल, जो इसके साइकिल के पैडल्स हैं, ये क्या करेंगे, घूमेंगे, ठीक है, घूमेंगे तो आगे आगे इस पैडल से घूमेंगे, इसके साथ कलेक्ट की होगी जो हवा है, वो भी आगे से ऐसे करके रोल करेगी, घूमेगी, यहाँ पर रोल 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 करेगी और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। इस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से ये यहाँ से भी एनर्जी जनरेट की जा सकती है वाटर से। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने बताया, तो जिस तरह से जो टाइड्स हैं वो भी करती हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ से वेव चल रही है, ठीक है, ऑब्वियसली आपको वेव चल रही है, ऑब्वियसली यहाँ से एयर की जो हवा है वो जा रही है, जो एयर का टेम्परेचर। अच्छा, अभी एयर का यहाँ से ये क्या कर रही है, यहाँ से एयर जा रही है और यहाँ से ये इन्होंने जनरेटर रखा हुआ है, और जैसे जैसे ट्रिब्यून चलेगा तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी बनती जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनती जाएगी। अब यहाँ से इतनी ज़्यादा वेव्स आ रही है, उसके साथ वेव्स के साथ यहाँ से इसके साथ टकरा के वाटर नीचे जा रहा है और वेव्स की जो एयर है वो ऊपर जा रही है, एयर ऊपर जा रही है, तो यहाँ से इसको ट्रिब्यून को घुमाएगी और ट्रिब्यून को घुमाएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जीके का भी बड़ा अच्छा करंट अफेयर। इन इंडिया द फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट विद कैपेसिटी ऑफ 150 वाट has been set up at Visingham near Thiruvananthapuram. A major tidal wave power project costing rupees 5,000 crore is proposed to be set up in Hanthal Creek in the Gulf of कच्चा इन गुजरात, ठीक है। जो इंडिया में जैसा फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर किया गया था, तिरुवनंतपुरम में किया गया था। उसके बाद मेजर टाइडल वेव जो प्रोजेक्ट है उसके बाद जो 5,000 करोड़ का था वो कहाँ पर गया था, गुजरात में, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, अब हम ये समझेंगे जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। Volcanoes, hot spring, and geysers and methane under the water in the oceans and seas are source of geothermal energy, ठीक है। सो geothermal means heat from the earth। geothermal का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब आता है, geothermal का मतलब ऑब्वियसली हीट, ठीक है। जो geothermal का मतलब होता है जो हम अर्थ से हीट लेते हैं वो। इन सम कंट्रीज सच एज इन द यूएसए वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड हॉट वाटर डिपॉजिट्स एंड यूज्ड टू हीट पीपल्स हाउसेज। ओके, तो जियोथर्मल एनर्जी अगर बात करो तो धरती के अंदर से कहाँ से सबसे फर्स्ट है वॉल्केनो से, वॉल्केनो, ठीक है, वॉल्केनो से आने का तो लावा निकलेगा ऑब्वियसली, तो कितने ज़्यादा गर्म गर्म गैसेज निकलेंगे। उसके बाद हॉट स्प्रिंग आप देखते हो कहीं कहीं पे नेचुरल टाइप का, खासकर इंडिया में आप देखते हो इस ऊपर साइड ऑफ नॉर्थ साइड जम्मू कश्मीर साइड, तो यहाँ पर आपको हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं जहाँ से नीचे से अपने आप पानी निकलता है गर्म गर्म। ओके, सो ये भी एक सोर्सेज हैं, एक एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी, मतलब यहाँ से अर्थ से जिसमें आपको हीट ले सकती है। यूएसए की अगर बात करो तो यहाँ से अंडरग्राउंड पंप पानी का जाता है घरों को गर्म रखने के, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता। Hot water and superheated streams of hot spring can be used to generate electricity. In our country, there are about 46 hydrothermal areas where temperature of spring water exceeded 150 degrees Celsius. The thermal energy of hot spring can be used for generating electricity, heating buildings and homes, glasses, houses in colder areas for growing vegetables. तो यहाँ पर नॉर्मली बताया कि इंडिया में 46 हाइड्रोथर्मल एरियाज है जहाँ के टेम्परेचर जो है, जहाँ जो स्प्रिंग्स का वो कितना 150 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमारी 20 आई थिंक 31 तक ही बस हो जाती है, लेकिन 150 डिग्री सेल्सियस सोचो आप कितना ज़्यादा होगा वहाँ पर, ठीक है। 140 कितने हैं, 43 हाइड्रोथर्मल एरियाज हैं। ये आप देख सकते हो किस तरह से अर्थ से नीचे से सबसे फर्स्ट लेयर लॉक लेयर है, यहाँ ओब्वियसली नीचे गर्मी होती है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें डाला गया, फिर ट्रिब्यून जब घूमेगा इसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक जनरेटर में बना दिया, और इलेक्ट्रिक जनरेटर से सीधा ओब्वियसली जो हमारे देखो तारों में, ठीक है। ओके, सब हम एक और पढ़ते हैं एनर्जी का सोर्स को जनरेशन, ठीक है। को जनरेशन का दिस इज कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल। फ्यूल से एक पर्टिकुलर फ्यूल से दो टाइप की एनर्जी निकलता है, ठीक है। वन फॉर्म बीइंग हीट, फर्स्ट ईदर, सेकंड बीइंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक है। और दूसरी कौन सी ये आती है, इलेक्ट्रिकल होती है या फिर मैकेनिकल होती है। इन कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट हाई प्रेशर स्टीम इज जनरेटेड बाय बर्निंग फ्यूल्स। इट इज यूज्ड टू ड्राइव अ टर्बाइन बाय व्हिच इन टर्म्स ड्राइव एन अल्टरनेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। द एग्जॉस्ट स्ट्रीम इज जनरली कंडेंस्ड टू वाटर व्हिच गोज बैक टू द बॉयलर। कुछ इस तरह से जो ये वाली टेक्निक जो है को जनरेशन में काम करती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ ऊपर से गर्म वैसे जो यहाँ ट्रिब्यून चलेगा, फिर इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दी। वैसे जो यहाँ से मैंने आपको पहले बताया, दो फॉर्म के लिए यहाँ से इलेक्ट्रिकल जाएगी और यहाँ से हीट जाएगी और यहाँ से इलेक्ट्रिकल जा रही है। ओके, इसी के साथ साथ हम विंड एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। विंड एनर्जी ऑब्वियसली आपने कहीं ट्रिब्यून देखेंगे खेतों में, लाइक एक ऐसे टाइप के पंखे होते हैं, ठीक है, जो अपने आप घूम रहे होते हैं, लाइक ओके। सो ये अपने आप घूम रहे होते हैं, क्यों ये अपने आप नहीं घूम रहे होते हैं, ऐसे एक्चुअली इनकी पीछे साइड में यहाँ से एक्चुअली हवा चल रही होती है, ठीक है। हवा से क्या कहते हैं, पंखे से करके घूमते हैं सर्कुलर मोशन में, और जब भी घूमते हैं तो ऑब्वियसली नीचे ट्रिब्यून लगा होता है, और ट्रिब्यून ऑब्वियसली जब ट्रिब्यून चलेगा तो वो एनर्जी विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो जब कोई चीज़ विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी। Wind energy has been used for hundred of years for sailing, grinding grains, for irrigation. Wind energy system convert kinetic energy associated with the movement of air to more useful forms of power. Wind turbines transform the energy in the winds into mechanical power, which can then use directly for grinding, lifting water, or to generate electricity. Wind turbines can be used or in singly or in cluster called wind farms. Windmills have been used since long in many countries, but in India they have been only been recently introduced. ठीक है,
आपने कहीं मूवीज़ में भी देखा होगा, या फिर आप कहीं साउथ साइड, मैंने नहीं देखा था शायद, पंजाब या उसके आगे अगर आप देखा तो बड़े बड़े खेतों में ऐसे मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे विंड मिल लगे होते हैं, उनको विंड मिल्स बोलते हैं, राइट। सो जहाँ पर जो ऐसे होते हैं, जहाँ पर जब यहाँ से हवा आती है, ठीक है, सो ये विंड मिल चलते हैं ऑब्वियसली। और जो ये विंड मिल्स हैं, जो एयर की जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, उसको उस मूवमेंट को मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो उससे ट्रक में घूमता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो बाहरी कंट्रीज में पहले से था, लेकिन अभी इंडिया में बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ये आप देख सकते हो अच्छा अच्छा से, ये विंड मिल है, ये विंड मिल है, ठीक है। यहाँ से हवा आएगी, ये चलेंगे, ठीक है, ऐसे चलेंगे, और इसके बाद नीचे जो ट्रिब्यून है वो घूमेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ओके, सो ये थे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं, ठीक है। द पावर प्रोडक्शन थ्रू कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक ऑयल, गैस, कोल एंड हाइड लैग्स फॉर बिहाइंड द करंट डिमांड ड्राइवन बाई ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन। इंडियाज इलेक्ट्रिक सेक्टर currently faces problem or capacity distribution losses, poor reliability or frequent blackout, ठीक है। Indian industry cities power supply as one of the biggest limitation on progress. One government estimate project 8 to 10% annual growth in energy demand over the next 15 years. If the economic growth as expected in the 7 to 8% per year range, the shortfall implies greater dependence on the international markets. ऑब्वियसली, क्योंकि जो हमारी दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं हमको कमी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी में देखने को मिला। लेकिन जो हमारे इसमें जो लिमिटेशन आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं कमी आ रही हैं, उससे जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट है वो 8 से 10% है एनुअल ग्रोथ है एनर्जी में, इतना उनका परसेंटेज है। बट कहीं ना कहीं जो साल दर साल ये ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। ओके, पढ़ते हैं ऑयल की किस तरह से जो एनर्जी का सोर्स है हमारे लिए। ओके, ऑयल सप्लाइज नियरली 30% ऑफ इंडियाज एनर्जी। ऑयल कंजम्पशन इन द कंट्री वॉज अप्रोक्सीमेटली 1.93 मिलियन बैरल्स पर डे in 1999 and was about 4.7 million BPD in 2017. In 2017, India imported about 198 million tons of crude oil and its product. हो इसलिए देखो यहाँ पर 2017 में इंडिया ने 198 मिलियन टन्स, सोच सकते हो आप कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, कितनी ज़्यादा डिमांड हो गई है ऑयल की, इतने टन्स जो है वो तेल इंपोर्ट किया है। ओके, India draw most of its import of oil from the Bombay, Higher, Upper Assam, Gambia, Krishna Godavari, and Kaveri Basin. Oil reserves are estimated at 4.7 billion barrels. Bombay High Field, India's largest producing field, generated 250,000 BD in 1998 and 210,000 in 1990। देखो यहाँ से गिरावट देख रहे हो आप, पहले 250 था, फिर 210 हो गया। क्यों? क्योंकि जब ऑब्वियसली आप यूज़ करते जाओगे कंटिन्यूसली, तो ऑब्वियसली सोर्सेज में डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिया का जो सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट सोर्स जहाँ से इंडिया डिपेंड है तेल पे, वो कौन से, अपर बॉम्बे हायर और आसाम, ठीक है, बॉम्बे हायर और अपर आसाम, कृष्णा और कावेरी बेसिन भी हैं। ओके, नेचुरल गैस के बारे में भी आपने कहीं काफ़ी सुना होगा। तो नेचुरल गैस क्या देखते हैं, अबाउट 7% ऑफ इंडियाज एनर्जी नीड्स आर met by natural gas, especially in power of generation, fertilizers and petrochemical production. Natural gas can serve to reduce dependence on the foreign oil, absence of sulfur dioxide and reduce levels of carbon dioxide and nitrogen oxide, and are major environmental benefits of using natural gas. Currently, India's natural gas consumption is 50 billion cubic meter. Okay, इसको BC बताएं, and is mostly met by domestic production. In 2017, India imported 27,570 million cubic meter of natural gas. So natural gas का अपना नाम कहीं ना कहीं ओबे से सुना ही हो। जो एनर्जी है, जितना इंडिया एनर्जी, उसमें टोटल अपना भागीदारी जो है नेचुरल गैस 7% अपना भागीदारी देती है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड के एब्सेंस होती हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कम होती है, CO2 कम होती है, जिससे ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। सो इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इंडिया जो उसकी कंजम्पशन है वो करंटली इंडिया में वो 50 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ओके, सो 2017 में इंडिया ने 27,570 मिलियन क्यूबिक नेचुरल गैस को इंपोर्ट किया था। उसके बाद कोल क्या रोल है, इंडिया डिपेंड ऑन कोल फॉर मोर देन हाफ ऑफ इट टोटल एनर्जी नीड्स। नियरली 3/4 ऑफ कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी एंड 63% ऑफ कमर्शियल एनर्जी कम्स फ्रॉम कोल, ठीक है। देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। India has huge coal reserve accounting for 8% of world total. It is the third leading coal producer in the world after China and United States, ठीक है। जो इंडिया है चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद थर्ड नंबर पे है वर्ल्ड में, जो कि कोल को प्रोड्यूस करता है। मोस्ट ऑफ इट्स कोल डिमांड इज सेटिस्फाइड थ्रू डोमेस्टिक प्रोडक्शन विद ओनली एक्सेप्शन बीइंग कुकिंग कोल, दैट इज द शॉर्ट सप्लाई, ठीक है। डिस्पाइट इंडियाज वेल्थ इन कोल रिजर्व्स, ओनली अबाउट 3% ऑफ इज कुकिंग कोल। सो इंडियाज स्टील इंडस्ट्री मस्ट इंपोर्ट कुकिंग कोल टू मीट अबाउट 25% ऑफ इट्स एनुअल नीड। सो जो कोल है वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाफ जो इंडिया की टोटल कहीं ना कहीं हाफ एनर्जी है वो उसमें अपनी ज़्यादा भागीदारी देखने को मिलता है, ठीक है। और 63% ऑफ जो कमर्शियल एनर्जी है इंडिया में वो भी कोल से ही हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा जो कोल का रिजर्व है ऑब्वियसली 8% है वर्ल्ड के लेवल पे, और इंडिया जो है थर्ड नंबर पे आता है। कोल प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। किसके बाद, सबसे फर्स्ट नंबर चाइना और USA के बाद इंडिया थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। कोल भी। उसके बाद क्या, हाइड्रो पावर। हाइड्रो को मैंने आपको पहले भी मतलब बता दिया, हाइड्रो इज टू वाटर, इसका मतलब कुछ ना कुछ वाटर के रिलेटेड होगा। हाइड्रो पावर इज द चीपेस्ट एंड द क्लीनेस्ट एंड हेंस रिगार्डेड द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हाउएवर ऑब्टेनिंग
generating electricity from mega dams has been given rise to many converters in the recent times, and small hydropower plants are emerged as visible. These plants serve the energy needs of remote and rural areas where the grid supply is not available. अच्छा, तो मैंने यहाँ पे बताया कि जहाँ से नदी चल रही है, ठीक है, यहाँ से ऑब्वियसली बड़े दरिया चल रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली डैम बना दिया, सिर्फ एक डैम ही बनाना है, बाकी यहाँ से पानी आएगा नीचे ट्रिब्यून पे घूमेगा और वैसे एनर्जी कन्वर्ट चाहिए। तो इसमें आपको कोई बड़ी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इन कंपेरिजन ऑफ कोल और दूसरे फ्यूल्स की, क्योंकि उनको लाखों लाखों साल लग जाते हैं बनने में, ठीक है। तो ये है इसलिए सबसे ज़्यादा चीपेस्ट और सबसे आसान तरीका है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, ओके, हाइड्रो पावर वाला। देख सकते हो आप जिस तरह से यहाँ पर पानी रुका हुआ है ऑब्वियसली, ओके, यहाँ से पानी गिर रहा है और यहाँ से नीचे जाके यहाँ हाइड्रो, देखो यहाँ से हाइड्रो, यहाँ ट्रिब्यून घूमेगा और यहाँ से हाइड्रो पावर बनेगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो अभी तक हमने जो देखो उसके बारे में एमसीक्यूज, आई होप आप बहुत आसान आ रहा है, आप इनको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो इनको ध्यान से करना, कहीं पेपर मत लीजिए। सो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी फर्स्ट हमारा टॉपिक है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ एनर्जी बेस, ठीक है। The long-term sustainable carrying capacity for the human species on Earth varies from resource availability as well, culture and level of economic development. Thus, two measure of human carrying capacity arise: the biophysical carrying capacity and the social carrying capacity. ठीक है, तो humans जो है obviously जो फ्यूल्स पे डिपेंड है, वैसे इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, ठीक है। किस तरह से जो वो उनकी जो इकोनॉमिक है या फिर जो कल्चरल लाइफ है वो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है वो उस पर डिपेंड है इन्वायरमेंट पे, ठीक है। कितना देर तक जो ह्यूमन है वो अर्थ पे सस्टेन कर पाएगा, ठीक है, उसकी जो नीड्स वो पूरी होती पाएंगी, वो इस पर डिपेंड करता है कि जो अर्थ पे कितना टाइम तक जो रिसोर्स रहेंगे, ऑब्वियसली वो तब तक रहेंगे जब तक जो ह्यूमन है उसको एफिशिएंट वे में यूज़ करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करेगा, उस फार्मूले को यूज़ करेगा। बट ऑब्वियसली आपको पता है ग्रोइंग पॉपुलेशन है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा इस बात के स्यापा पड़ता है, ठीक है। बट जिस तरह से हमको यहाँ पर हमको दो तरीके बताए हैं, टू मेजर्स बताए हैं जिस तरह से जो ह्यूमन की कैरिंग कैपेसिटी है, ओके, कौन कौन सी है वो है बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी एंड द सोशल कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। दो तरीके की हमको यहाँ पर कैपेसिटी बताई है ह्यूमन के लिए, ओके। सर देखते हैं कौन कौन सी। बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय रिसोर्सेज ऑफ द प्लैनेट एट द गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक पर्टिकुलर गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे जो एक ह्यूमन पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एक प्लैनेट पे, ठीक है, उसको वो टोटली पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड है, ठीक है, क्योंकि जो उसमें जो सारी ह्यूमन्स है कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि उनकी जो वांट उनकी जो नीड है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं इतने लेवल पर अच्छे से बढ़ चुकी है कि उसको इतने सोर्सेज अच्छे से प्रोवाइड करवा दिए हैं, और ह्यूमन का जो सर्वाइवल है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक, जो एक लिमिट के लेवल तक चल रहा है, उसको बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। सोशल कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, सस्टेनेबल बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी विद इन गिवन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग पैटर्न्स ऑफ कंजप्शन एंड ट्रेड, ठीक है। एक पर्टिकुलर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हमने बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी पढ़ी यहाँ पर, ठीक है, कि एक टेक्नोलॉजी की वजह से हमको कितने जो सारे सोर्सेज अवेलेबल होते हैं उन एक लिमिट में एक लेवल पे हमको अवेलेबल होते हैं जिससे हमारा सर्वाइवल होता है। सो सोशल कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, जो बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब जो एक टेक्नोलॉजी के बेस पे हमको जो सोर्सेज मिलते हैं उनको एक पर्टिकुलर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करके हम जो कंजम्पशन खुद उनको कंज्यूम करके और ट्रेड करेंगे और मतलब अपना जीवन व्यतीत करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये भी बड़ा ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, कौन सा, एनर्जी डिमांड ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑब्वियसली जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है, तो एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है उसके लिए एनर्जी चाहिए। ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड इज प्रेडिक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम इट्स करंट वैल्यू ऑफ 4 बिलियन टू ओवर 8 बिलियन बाई 2050। बाई दिस टाइम इट विल कंप्राइज ऑलमोस्ट 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। Population growth is one of the factor which drive to the world energy demand, especially the demand of electricity. So obviously जो population बढ़ते जा रही है तो कहीं ना कहीं हमको रिसोर्सेज की नीड होती जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली जिंदा तो रहना है ना सबने, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी सभी चीज़ों की जरूरत हमको महसूस होती जाएगी, खासकर हमको इलेक्ट्रिसिटी की महसूस होगी, क्यों, क्योंकि जो आगे के टाइम के जो काम है, जो सारे जो रिसोर्सेज हैं हमारे, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। सो ये माना गया कि 2050 तक अगर कहीं ना कहीं जो भी जितनी पॉपुलेशन है उसकी डबल हो जाएगी, ओके। सो यहाँ पर ये बताया गया है, खासकर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पर ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी डिमांड वैसे वैसा पॉपुलेशन ग्रोथ। Two main factors that lead to greatly increase worldwide demand for energy, especially electricity, during the next half year are, ठीक है। जो दो मेन फैक्टर है जो कि एनर्जी की डिमांड को जो कि एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, वैसे जैसे दो फैक्टर हैं जिन पे ह्यूमन पॉपुलेशन डिपेंड है, ठीक है। सो ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे एनर्जी की डिमांड को बढ़ा दिया, खासकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बढ़ा दिया। कौन कौन से पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑब्वियसली जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, नीड रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ठीक है, उनके सर्वाइवल के लिए। सेकंड पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। सो जो लेस कैपिटल लेस डेवलप इतने अच्छे ज़्यादा डेवलप नहीं है, वहाँ पर इतना ज़्यादा सोर्स नहीं है, इतना ज़्यादा एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी से नहीं हो पा रही है कि कहीं ना कहीं डेवलप हो सके। सो ये दो रीज़न है किसी भी आने वाले जो हमारी जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसके लिए कि किस तरह से जो हमारी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ती जाएगी, इन दोनों रीजन की वजह से बढ़ेगी। सो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अब हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे एनर्जी डिमांड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमको पता है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनको चलाने के लिए कि कितनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, ओके। During the initial stage of economic growth, the share of agriculture in total output falls and share of industry rises. Okay, this is the
Industrial phase of development. In later stages of development, the demand for service began to increase in the share of GDP. This later stage is often referred as the post industrialized society. अच्छा, जब इंडस्ट्रीज की जब इनिशियल स्टेज थी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग स्टेज थी इंडस्ट्री की, तो जो है इंडस्ट्री जो काफ़ी हद तक जो है ऊंचाइयां पा रहे थे, काफ़ी हद तक जो सक्सेसफुल हो पा रहे थे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम पर वैसे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी, इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज़्यादा यूज़ को, तो इनको बहुत अच्छे से सप्लाई और सर्विस मिलते थे। बट जैसे जैसे ही टाइम बढ़ा, जैसे जैसे पॉपुलेशन हुई और जगह पे एनर्जी कंज्यूम होना स्टार्ट हो गया, इन पे क्या जीडीपी टैक्स लगना स्टार्ट हो गया। सो कहीं ना कहीं इनकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो ऑब्वियसली, सो उनके लिए जो उसके बाद क्या इंक्रीजिंग डिमांड किसके लिए हो गई, स्टार्ट हो गई सर्विसेज के लिए, ठीक है, जो सर्विस है उसके लिए डिमांड इंक्रीज स्टार्ट होने के लिए। पहले किसके लिए थी, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की थी, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो उनके सर्विसेज के लिए डिमांड होना स्टार्ट हो गई थी। ओके, उसके बाद उस स्टेज को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पर एक टाइम पे था इंडस्ट्रीज पहले इतने लेवल पे अच्छे से ग्रोथ कर रही थी, जब एग्रीकल्चर टाइम था, ठीक है, एग्रीकल्चर तब घाटे में आ गया था, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रीज जो है वो आप लेवल पे चली गई, लेकिन जब बाद में आया, जब यहाँ पर सर्विसेज बढ़ने लगी, ओके, डिमांड उसकी कम होने लगी, जो ग्रोथ कम होने लगी, सो इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी बोलने लगे। The heavy growth of the growth of heavy industry began during the industrialization field led to enormous increase in the energy consumption. According to the energy intensity of GDP, defines the energy input per dollar of GDP, increase the share of industry in GDP. As development of continues, however, the demand for financial services, communication, transport, and consumer goods grow rapidly. As a result, share of services and consumers goods increasing eventually account for overall half of our total output. Light industries and service require less energy input per output than heavy industry. This led to the reduction in overall energy intensity, that is energy इनपुट पर यूनिट आउटपुट। स्टार्टिंग में क्या होने लगा, स्टार्टिंग में एक नॉर्मल कंपनी थी, ठीक है, जो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर व्यापार कर रही है, वो हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। बाद में क्या होने लगा, बाद में ये होने लगा कि यहाँ पर और वर्कर काम करने लगे। अच्छा, यहाँ से वर्कर होने लगे तो फर्स्ट उनकी पेमेंट देनी है, ठीक है, पेमेंट देनी है, उसके लिए इतने बड़े रूम्स बनाने पड़े, ठीक है, हर रूम के लाइटें चलेंगी, हर रूम में एसी होंगे, हर रूम में पंखे होंगे, ठीक है, और भी स्विच वगैरह होंगे, और भी इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज़ होंगी। सो यहाँ पर एनर्जी की कंजप्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी। ओके, जैसे ज़्यादा इंप्लॉय बनने लगे, जैसे एनर्जी की ज़्यादा कंजप्शन होने लगी, और यहाँ पर जीडीपी रेटिंग को ऑब्वियसली एनर्जी के लिए भरना पड़ा, ठीक है, जिससे जो है एनर्जी की इंडस्ट्री में क्या होगी, रिडक्शन होगी। ओके ओके, सो इस बार एक बार इस पर भी नजर डाल देते हैं, फ्यूचर एनर्जी नीड्स एंड कंजर्वेशन, ठीक है, हमारे जो फ्यूचर में है वो एनर्जी की क्या नीड्स हैं, उसको कैसे हमको कंजर्वेट करनी है। एनर्जी इज एन एसेंशियल इनपुट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम कमर्शियल सोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम्स एज वेल एज फ्रॉम नॉन कमर्शियल सोर्सेज लाइक काउडंग, फूड, फ्यूल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे कि पहले पढ़ा, ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में कि किस तरह से एनर्जी है वो डेवलप होती है, ठीक है, किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, पढ़ा ना अभी हमने पीछे वाले चैप्टर में। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ कमर्शियल एनर्जी इज समटाइम यूज्ड एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक एडवांसमेंट दैट अ कंट्री हैज अटेन्ड। इंडियाज पर कैपिटा consumption of commercial energy however is low. It is only 1/8 of वर्ल्ड एवरेज, ठीक है। सो इंडिया की जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो एनर्जी लेवल की वो काफ़ी लो है, ठीक है। सो पर कैपिटा कंजम्पशन है कभी कमर्शियल एनर्जी की, तो वो उसको कभी इस हिसाब से देखा जाता है कि किसी भी कंट्री का जो इंडेक्स है ना इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए, कि कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली कितनी एडवांस है, कितनी ज़्यादा ग्रोथ है, वो उसकी पर कैपिटा कंजम्पशन को देख के मतलब बताया जा सकता है, ठीक है। ये एक मतलब ऐसे मापने का एक ऐसा तरीका बनाया हुआ है इन्होंने, इस जगह पे कंट्री में कितनी ज़्यादा कमर्शियल एनर्जी की कंजम्पशन हो रही है, उस हिसाब से उसकी ग्रोथ हो रही है। तो अगर बात करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो ये अब हम यहाँ इसका सब पॉइंट है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो कंजर्वेशन अगर हमने एनर्जी करनी तो क्या करना, डेवलपमेंट ऑफ नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी सिस्टम इन इंडिया। अगर हमने इंडिया में एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, कंजर्वेशन करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी सिस्टम है उनकी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। जैसे इंप्रूवमेंट है इन चूल्हा, ठीक है, जो हम घर पे चूल्हा वगैरह चलाते हैं उनमें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमको पता है जब हम लकड़ी वगैरह चलाते हैं तो उससे कितनी ज़्यादा CO2 निकलती है, कितनी ज़्यादा गैस निकलती है, जो कि कहीं ना कहीं हार्मफुल है इन्वायरमेंट। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडियाज द एनर्जी नीड्स इन ऑफ रूरल पुअर मस्टली विद द बर्निंग फ्यूल, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कुकिंग वेरी अनहेल्दी फॉर द कुक as they emit a lot of smoke. Also the heat released burning in it is not efficient to utilize energy. Indian energy scientists have come with the smokeless stove, ठीक है, chulhas specially designed for Indian conditions. These chulhas are smokeless, permit shorter cooking time, and there is also saving of fuel. In India, overall renewable energy capacity target have been raised from 35,776 million watt in 2015 to 1,75,000 by 2022. This comprise of 1 lakh million solar to 60,000 विंड। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मली एक इतना बताया कि चूल्हा में इंप्रूवमेंट करनी है। अगर आपने पहले भी मैंने आपको जैसे बता दिया कि जो चूल्हे होते हैं किस तरह से बने होते हैं, ठीक है, उसमें जब लकड़ी डालते हैं हम, सो समटाइम्स हमको वो बुझ जाती है, तो उस पर हमको फूंक मारनी पड़ती है। उससे क्या होता है, जो कुक होता है, जो खाना बनाने वाला होता है, जो मैक्सिमम लेडीज़ होती हैं, ठीक है, सो उससे एक तो होता है उनको खाना बनाने में दिक्कत आती है, सेकंड थिंग इस टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, उसके बाद मोस्ट इसकी जो उससे जो धुआं निकलता है वो कहीं उनकी आंखों में पड़ता है, उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, उनकी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से, ठीक है।
सो इंडिया के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस डोमेस्टिकेशन ऑफ इस जो चूल्हा हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ होते हैं, ठीक है, उन्होंने इंप्रूवमेंट लाई। ओके, और उन्होंने एक ऐसे चूल्हे स्टोव बोलते हैं जिसको, ठीक है, आपने आईफोन स्टोव देखा होगा, स्टोव बट उसमें थोड़ा सा पेट्रोल ऐसा तेल पड़ता निकलता है, ठीक है, जहाँ पे तेल डालते हैं और यहाँ पे एक स्विच टाइप का होता है, एक ऐसे पंप होता है, उसको आप पंप दबाएंगे एंड यहाँ से फायर निकलेगी, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि सबसे फास्ट टाइम कंज्यूमिंग है, उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग के बाद जो है नॉन पोल्यूटिंग, उससे कोई पोल्यूशन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सो इंडिया के साइंटिस्ट ने ये इसको इम्प्रूव किया, जो कि बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी सिस्टम को डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा अच्छा एक प्रयास है, बड़ी एक अच्छा एक योजना है, योजना नहीं, आप एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने लाई है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है, दैट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी देखो यहाँ पर भी यूज़ होगी। सोलर एनर्जी एक्चुअली बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, सोलर हर चीज़ में, मतलब सन हर चीज़ में, मैंने आपको पहले बताया कि जो सन है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सो इसलिए सन हर जगह पे यूज़ होता है। बायो गैस इज द चीप एंड एफिशिएंट फ्यूल एंड इज फीड स्टॉक इन रिन्यूएबल, ठीक है। मोर रिसेंटली अदर रिन्यूएबल सोर्सेज फ्रॉम एनर्जी जनरेशन आर बीइंग एक्सप्लोर्ड। सिस्टमैटिक एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू टैप सोलर एनर्जी फॉर मीटिंग द डिमांड्स ऑफ आवर रूरल poor. It is a decentralized energy system which can be used to meet versatile needs of Indian masses. Solar cooking, water heating, water decentralization, space heating, crop drying, etc. Some of modes of thermal conversion. Efforts are on economically developed solar collection for the high temperature applications. More than 380 solar water heating systems are operating in the country. More than 1000 large capacity water heating systems are under installation. सोलर एनर्जी ऑब्वियसली आपको बताया कि सन की एनर्जी हम यूज़ करते हैं, बायोमास में जिस तरह से हमने यूज़ किया, ठीक है, उसको फ्यूल्स को जो कन्वर्ट करके किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी में उन्होंने पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया था कि यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सो यहाँ पर इन्होंने सोलर एनर्जी को जो बायोगैस है, मैं अपने पिछले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा बायोगैस क्या होती है, किस तरह से उसको प्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो बायोगैस को जब सोलर एनर्जी से ऑब्वियसली कन्वर्ट किया जाता है हाउस होल्ड के फायर के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा चीपेस्ट तरीका है, जो कि बड़ा अच्छी बात भी है, ओके, जिससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता। ओके, और भी जो वो काफ़ी ज़्यादा तरीके जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दौरान जो है द्वारा जो चलाए गए जा रहे हैं करंटली भी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओबियसली डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क्स ऑफ दिस पुअर रूरल पुअर्स। ओके, कि हमको 380 सोलर वाटर देखने को मिल रहे हैं। 380 सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि अभी ऑपरेट हो चुके हैं कंट्री में, और 1000 वाटर हीटिंग सिस्टम जो है वो अभी चल रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है, इंडिया में। उसके बाद ऑब्वियसली विंड एनर्जी फिर आ गया। विंड एनर्जी भी, अच्छा, विंड एनर्जी को यहाँ पर बता रहा है कि विंड एनर्जी से भी जो बायोमास है या जो लो लेवल पे है वो एनर्जी कंज्यूम हो सकती है, किस तरह से। अनदर रिन्यूएबल अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी होल्ड्स प्रॉमिस फॉर सिस्टमैटिक इंस्टॉलेशन। द मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेबल पोटेंशियल हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट अबाउट 3.2 into 100 joule year. It can be converted into mechanical and electrical energy and would be practically used in remote areas. Wind energy can be made to run a turbine to generate electricity. According to Indian Meteorological Department, average annual wind density is 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से विंड की एवरेज डेंसिटी कितनी है, ओके। खासकर हमको ये कहाँ पर देखने को मिलती है, हमको पेनिनसुलर और सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलती है, और कुछ रीजन्स में ये 10 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। जब विंटर आती है, जब सर्दी आती है, तब कहीं काफ़ी हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो तब जो विंड एनर्जी ऑब्वियसली जो टर्ब्यून्स हैं वो अच्छे से घूमते हैं।